नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। आज हम अपने रेगुलर टॉपिक, रेगुलर सब्जेक्ट से हटकर बात करने वाले हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होगा। साथ ही साथ जो छात्र CGPSC की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 7 से संबंधित यह टॉपिक आज का होने वाला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, और वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो करंट अफेयर के साथ साथ CGPSC के पेपर 7 मेंस के अंतर्गत आने वाला, और साथ ही साथ निबंध लेखन में भी यह टॉपिक काम में आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके पहले जैसे हम बात करें, छत्तीसगढ़ PSC मेंस पेपर 7 में यह जो टॉपिक है, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से दिया हुआ है, क्योंकि यह जो अधिनियम था यह पहले 1986 में परिभाषित किया गया था। तो इस कारण उसे क्या कहा गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन उसका स्थान अब ले चुका है कौन? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो इस तरीके से इस बार मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और अधिकतम चांसेस बनते हैं कि ये प्रश्न आपसे पेपर 7 के अंतर्गत पूछ लिया जाएगा। तो चलिए सारी बातें कवर करूंगा इसके संबंध में, ईजी से ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब नाम से ही स्पष्ट है, इसमें उपभोक्ता के संरक्षण की बात की जा रही है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है, उपभोक्ता किसे कहेंगे, कंज्यूमर किसे कहेंगे। तो उपभोक्ता वह है जो किसी सेवा या किसी वस्तु को अपने खुद के या अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाता है या खरीदता है। बात समझ में आई? उपभोक्ता वह है जो किसी सामान, किसी वस्तु या किसी सेवा को अपने या अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए खरीदता है। इसमें वह व्यक्ति नहीं आएंगे जो किसी सामान या सेवा को फिर से बेच देने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि मैंने कोई सामान खरीदा इस उद्देश्य से कि मैं उसको फिर से बेच दूंगा, तो मैं उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा। उपभोक्ता वही कहलाएगा जो खुद के इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदेगा। एकदम क्लियर है? तो हमको उपभोक्ता के हित की बात करनी होगी। किस तरीके से? अगर उपभोक्ता की हित की बात ना करें तो मार्केट में आए दिन कोई भी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बेच सकता है, उत्पादन कर सकता है, और फिर अगर इस प्रकार के अधिनियम ना रहें, ठीक है, तो एक तरीके से उपभोक्ताओं के साथ छल होगा। कोई भी खराब प्रोडक्ट आपको बेचकर चला जाएगा, उसकी कंप्लेन आप कभी नहीं कहीं नहीं कर पाएंगे अगर इस प्रकार के अधिनियम ना हो। तो इस तरीके से कोई भी उपभोक्ताओं को खराब सामान ना बेच सके, किसी खराब वस्तु का उत्पादन ना हो सके, जिस सेवा देने की गारंटी की गई है वो सेवा प्रॉपर मिल सके, इन सभी बातों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम लाया गया था। सर्वप्रथम 1986 में लाया गया था, उसमें कुछ संशोधन करके 2019 में यह अधिनियम ने स्थान ले लिया पुराने अधिनियम का। क्लियर है? अब देखिए इसके अंतर्गत आने वाली सारी बातें बहुत ही डिटेल में सारी बातें कवर करेंगे समझते हुए, ठीक है? सिर्फ फैक्ट बताऊंगा ऐसा नहीं, समझते हुए। सबसे पहले देख लीजिए लागू कब हुआ। आया तो ये 2019 में, मतलब लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास हो गया 2019 में, अधिनियम बन गया। उसके बाद ये लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से देश में, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, CPA मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के स्थान पर आया है, ठीक है? मंत्रालय किससे संबंधित है ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारी बातों का समावेश आपको अपने उत्तर में करना होगा, अपने निबंध में करना होगा, या जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है यहां पर करना पड़ेगा। देखिए, संबंधित मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसके मंत्री है रामविलास पासवान, ठीक है? मिनिस्ट्री आप ध्यान में रख लेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंत्री भी ध्यान में रखेंगे आप। क्लियर है? भारत में उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है पहले समझ लीजिए। हम उपभोक्ताओं के संरक्षण की तो बात कर रहे हैं, उनके हित की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उपभोक्ताओं को कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया है। तो उपभोक्ताओं के निम्नलिखित 6 अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, मतलब कोई भी वस्तु वह प्रयोग में लाता है उससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, ऐसा उत्पादन होगा वस्तुओं का। मतलब कोई भी इस प्रकार का प्रोडक्ट या उत्पाद मार्केट में नहीं लाएगा या नहीं बेचेगा या नहीं उत्पादन करेगा जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को खतरा हो। बात समझ में आई? उपभोक्ताओं की सुरक्षा बनी रहनी चाहिए किसी भी वस्तुओं को इस्तेमाल करते समय, ये इंश्योर किया जाता है सबसे पहले। तो एक अधिकार हो गया ये। दूसरा अधिकार है सूचना का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी
या उसके बारे में संपूर्ण सूचना का अधिकार ग्राहक को या उपभोक्ताओं को होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दूसरा हो गया। तीसरा अधिकार की बात करें तो चुनने का अधिकार, राइट टू बी चूज। ठीक है, अब चुनने का अधिकार मतलब उपभोक्ता अपनी मर्जी से कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट चुन सकता है। ठीक है, इसी कारण एक ही वस्तुओं के बहुत सारे ऑप्शन, मतलब कोई भी एक वस्तु के बहुत सारे निर्माता हो सकते हैं, उनके बीच में आप कोई भी सामान चुन सकते हैं अपने हिसाब से, तो चुनने का भी अधिकार है। दूसरा, सुनवाई का अधिकार। जैसे कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया, उसी की हम बात करें, कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया, कोई किसी ने सेवा देने की बात की, वो सेवा सर्विस प्रोवाइड ठीक से नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस संबंध में आपकी सुनवाई होगी, आपकी बात सुनी जाएगी। यह भी अधिकार प्राप्त है उपभोक्ताओं को। मतलब उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं, यही है, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं खराब प्रोडक्ट की, खराब सर्विस की। निवारण का अधिकार, आपने सुनवाई तो कर दी, मतलब आपने कंप्लेन तो कर दिया, ठीक है, उस कंप्लेन का निवारण भी किया जाएगा, यह भी उपभोक्ता का अधिकार है। और छठवां अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हाईलाइट करना पड़ेगा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। जैसे कि हम सभी किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता हैं। अब ये सारे जो अधिकार हैं ये ज़्यादातर उपभोक्ताओं को पता नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली कैसा पता करेंगे हम? उनको शिक्षित करके। बहुत ही ऐड हमको देखने को मिलता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, जागो ग्राहक जागो, एडवर्टाइज के माध्यम से। तो एक तरीके से वो क्या करने का कार्य कर रहा है? उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। तो इस कारण यह भी अधिकार है कि उपभोक्ताओं को किसी माध्यम से शिक्षित किया जा सके, या उपभोक्ता को इस संबंध में शिक्षा लेने का अधिकार है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये 6 अधिकार भारत में उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए यह अधिनियम है, जिसे हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इन सब बातों का समावेश आप कर देंगे अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा है प्रश्न में। चलिए अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं CPA 2019, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में CPA 1986 के कंपैरिजन में, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कंपैरिजन में। दोनों की तुलना करेंगे कि इसमें क्या नई बातें लाई गई है पुराने की अपेक्षा। ठीक है, 1986 तकरीबन देखें तो 34 साल पहले की बात है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। कंज्यूमर मार्केट भी अगर देखें तो वो भी एक नया रूप ले चुका है। तो इसमें फिर एक अधिनियम की ज़रूरत, नए अधिनियम की ज़रूरत तो बिल्कुल पड़ती है। ठीक, तो इस कारण यह नया अधिनियम लाया गया। चलिए देखते हैं दोनों को कंपेयर करते हुए अलग अलग आधारों पर। यहाँ पर लिखा है किस आधार पर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उस आधार में नया क्या है और पहले क्या था। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक, पहले क्या था? पहले देखते हैं अभी क्या था। CPA 2019 में एक प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है जिसे कहेंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी। कंज्यूमर माफ कीजिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसके प्रावधान किए गए हैं 2019 में, जबकि CPA 1986 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। अब मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलूं या CPA बोलूं या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोलूं, एक ही है, समझ जाइएगा। CPA 1986 में ऐसा कोई भी निकाय, कोई भी बॉडी नहीं थी। अब इसका कार्य सुन लीजिए। ये जो प्राधिकरण है जिसे CCPA कह रहे हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कह रहे हैं, एक अथॉरिटी है जिसमें उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं होगी या उपभोक्ता यहां पर कंप्लेन नहीं करेंगे। ये उपभोक्ता के तरफ से कुछ अनुचित होने वाले सेवाओं के बारे में या उत्पादों के बारे में आवाज उठाएगा। किसकी तरफ से? उपभोक्ताओं की तरफ से। जैसे मैं बात करूं, उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब है, कोई वस्तु थोड़ी सी खराब है, जिसे एक उपभोक्ता काम चलाऊ के तौर पे काम चला लिया, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने कर लिया कि थोड़ी सी खराबी थी लेकिन काम चल जाएगा बोल के चला लिया, और किसी ग्राहक ने उसका कंप्लेन नहीं किया। लेकिन अगर इस CCPA के द्वारा ऐसा पाया गया कि इस वस्तु में कुछ खराबी है, तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में CCPA खुद से केस फाइल कर सकता है उस वस्तु या उस सेवा के विरुद्ध। समझ में आ गई बात? तो ये ग्राहकों के तरफ से, उपभोक्ताओं के तरफ से
आवाज़ उठाने का कार्य करेगा, तो एक तरीके से ये क्या कहना चाहिए, ग्राहकों का रिप्रेजेंटेटिव है, उपभोक्ताओं का रिप्रेजेंटेटिव है CCPA, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कह रहे हैं। बात समझ में आ गई इसकी। पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, अगर किसी वस्तु के बारे में कंप्लेन करना था तो खुद ग्राहक को ही करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा कोई भी प्राधिकरण नहीं था। तो ये होगी बात। CCPA तो 2019 में नया प्रावधान लाया गया है। अगला देखिए, उपभोक्ता कोर्ट, जिसे कंज्यूमर फोरम कहते हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी कह सकते हैं। पहले क्या होता था, जैसे मान लो आपने सामान कहीं से खरीदा है, ठीक है, और उसका ऑफिस कहीं और है, हेड ऑफिस जहां बात करें हम, ठीक है। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और मान लिया उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, तो फिर क्या होता था, 2019 के पहले आने के पहले, एक्ट के आने के पहले, आपको उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए उस वस्तु के हेड ऑफिस में जाना पड़ता था और उसकी सुनवाई भी वहीं होती जहां पर उसका हेड ऑफिस है। मतलब एक तरीके से आपने सामान कहीं और खरीदा, लेकिन आपको सुनवाई के लिए, केस फाइल करने के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां पर उस वस्तु का ऑफिस लोकेटेड है। समझ में आ गई बात। तो यही लिखा है, अब ऐसी समस्या नहीं पैदा होगी, मतलब उपभोक्ता के स्थान से ही शिकायत दर्ज हो जाएगी। मतलब उपभोक्ता ने जहां से खरीदा है या उपभोक्ता जहां पर रह रहा है, जहां पर काम कर रहा है, वहीं से शिकायत दर्ज हो सकती है। उसको दूसरे स्थान नहीं जाना पड़ेगा जहां से उसने सामान खरीदा या जहां उसका ऑफिस है। पहले तो ऐसा भी होता था कि जहां से खरीदा है वहीं पर कंप्लेन कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि जहां पर ऑफिस है उस वस्तु का, वहीं पर वो शिकायत दर्ज हो सकती थी पुराने अधिनियम के आधार पर। जैसे बेचने वाले के स्थान से ही लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब जहां पर जो सामान बेच रहा है विक्रेता, ठीक है, उसी के जगह से ही शिकायत दर्ज हो सकती थी, और जहां पर उसका ऑफिस लोकेटेड है वहीं से। अब ऐसा नहीं है, अब जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे केस ऐसा ही आया था कि दो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने फ़्लाइट की टिकट खरीदी थी और वो फ़्लाइट नहीं उड़ी किसी कारणवश, ठीक है, तो उनकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। और फिर उन्होंने कंप्लेन की बात की, तो कंप्लेन के लिए उस एयरलाइन कंपनी के द्वारा यह कहा गया कि आपको इसके लिए गुड़गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका हेड ऑफिस जो था वो गुड़गांव में था। ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, जबकि उन्होंने टिकट जो खरीदा था वो कोलकाता से खरीदा हुआ था। तो ये केस एक देखने को मिला था। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, या आई होप आपको। अगला देखते हैं, उत्पाद दायित्व की अवधारणा। अब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पाद दायित्व की अवधारणा CPA 2019 के हिसाब से ये जो नई अवधारणा आई है वो पहले नहीं थी। मतलब CPA 1986 में यह अवधारणा नहीं थी, जबकि उत्पाद दायित्व की अवधारणा 2019 में है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे आपने बाइक खरीदा, बाइक में कुछ खराबी आ गई, या कोई मशीन खरीदी, मशीन में कुछ खराबी आ गई, तो आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए, वहाँ पर सुनवाई होती थी और फिर कुछ कंपनसेशन दिया जाता था। लेकिन ये जो उत्पाद दायित्व की अवधारणा है, इसके अंतर्गत अगर कोई वस्तु खराब निकलती है तो जो भी विक्रेता है, बेचने वाला है, या जो भी उत्पादक है, वो उस सामान के बदले, खराब सामान के बदले आपको अच्छा सामान देगा तुरंत ही, बिना सुनवाई के। बात समझ में आ गई। ये कह रहे हैं हम उत्पाद दायित्व की अवधारणा, ठीक, जो पहले नहीं थी। पहले आपको पूरा केस फाइल करना पड़ता था, फिर सुनवाई होती थी, फिर एक अमाउंट के रूप में कंपनसेशन दे दिया जाता था। लेकिन अब सामान के बदले सामान, अच्छा सामान आपको मिलेगा। ये उत्पाद दायित्व की अवधारणा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बात आपको। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? उत्पाद दायित्व के अंतर्गत जो सामान बना रहा है उत्पादक भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा जो वितरण कर रहा है सामान का, और अल्टीमेटली जो बेच रहा है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। कोई भी आपको खराब सामान नहीं बेच पाएगा, देखिएगा। तो इतने सारे नए प्रावधान किए जा रहे हैं। चौथा, आर्थिक न्यायाधिकार। आर्थिक न्यायाधिकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 आयोग हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ठीक। अब जैसे आपने बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की, जब तक यह अधिनियम नहीं आया था तो 1 लाख तक की कोई सामान के लिए अगर आपको कंप्लेन करना था तो आपको जाना पड़ता कहाँ पर, माफ़ कीजिए 1 लाख मैंने कम बोल दिया। जैसे कोई सामान आपने खरीदा, मान लेते हैं 20 लाख ऊपर का है, ठीक है, तो 20 लाख के ऊपर के सामान के लिए आपको जाना पड़ता कहाँ पर, पहले राज्य में जाना पड़ता, क्योंकि जिला के पास पहले अधिकार था सिर्फ 20 लाख तक के आर्थिक केसेस लेने का।
लेकिन अब जिला स्तर पर ही आप 1 करोड़ तक के सामान की शिकायत जिला में रहकर ही कर सकते हैं या जिला आयोग के सामने कर सकते हैं। पहले ये लिमिट कितनी थी? 20 लाख तक की लिमिट थी। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये पुरानी लिमिट है और ये नई लिमिट है। नई लिमिट के आधार पर जिला आयोग में 1 करोड़ रुपए तक के केस, मतलब ऐसे सामान जिसका प्राइस 1 करोड़ रुपए तक का है, आप फाइल कर सकते हैं जिला में। राज्य के लिए लिमिट कितनी है? 1 करोड़ से 10 करोड़, और राष्ट्रीय के लिए है 10 करोड़ से ऊपर तक के कोई कंप्लेंट्स हैं किसी सामान के संबंध में, किसी वस्तु के संबंध में या किसी सेवा के संबंध में, तो आपको राष्ट्रीय आयोग के सामने जाना पड़ेगा। जबकि पुरानी लिमिट देखिए CPA 1986 के आधार पर 20 लाख तक के किसी सामान का कंप्लेन आपका जिला में हो जाता। 20 लाख से अधिक का कोई वस्तु है, कोई सेवा है, तो उसके लिए आपको राज्य स्तर के आयोग पर जाना पड़ता, और फिर उसके बाद 20 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है। और 1 करोड़ से ऊपर के लिए फिर आपको जाना पड़ता राष्ट्र आयोग के सामने, राष्ट्रीय आयोग के सामने। तो ये नई लिमिट, ये पुरानी लिमिट, क्लियर है? इतने तक के सामान का कंप्लेन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये 4 पॉइंट, ठीक, नोट कर लेंगे। कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर, पहले क्या था अब क्या है। 5वां और 6वां पॉइंट मैंने अलग से लिख दिया है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पहले CPA 1986 में नहीं था। तो देखिए 5वां पॉइंट क्या है, लिख दिया मैंने CPA 2019 में जो 5वां और 6वां पॉइंट नया ऐड हुआ है। ई-कॉमर्स के संबंध में कुछ बातें। ई-कॉमर्स मतलब वही जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उसके संबंध में कुछ बातें कही गई है। मतलब ई-कॉमर्स से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उस ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा रिटर्न पॉलिसी, मतलब उस सामान को कब और कैसे रिटर्न किया जाएगा, रिफंड कैसे किया जाएगा, एक्सचेंज कैसे किया जाएगा, वारंटी कितनी दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी, और पेमेंट का मेथड क्या होगा, शिपमेंट कब होगा, डिलीवरी कब होगी, ये सारी जानकारी अपने ग्राहक को देनी पड़ेगी, ठीक है, ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा। ये तो हमको पहले भी देखना पड़ता है, जो भी बड़ी कंपनी थी जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इसमें पहले से ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी अपनी सर्विस को सुधारने के तौर पे। लेकिन कुछ ई-कॉमर्स कंपनी ऐसी पाई गई है जिसमें ये सारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, मतलब कोई सामान खरीद लिया, मतलब आप फंस गए, इस तरीके से होता है। मतलब अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आया तो आप वापस भी नहीं कर सकते थे कुछ कंपनी के केस में। तो इस कारण यह रूल लाया गया ई-कॉमर्स के संबंध में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मतलब एक तरीके से किसी भी सामान को लेकर अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी बेच रही है तो उस सामान की पूरी जवाबदारी उस ई-कॉमर्स कंपनी की होगी। लेकिन एक रेगुलेशन भी है, ई-कॉमर्स रेगुलेशन। वो ई-कॉमर्स रेगुलेशन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, अलग से नोट करिएगा उसको। ई-कॉमर्स रेगुलेशन के आधार पर यह कहा गया है या यह नियम मेंशन किया गया है कि ई-कॉमर्स में बेचे गए कोई सामान का पूरा दायित्व ई-कॉमर्स कंपनी का नहीं रहेगा। तो वो किसका रहेगा? वो वस्तु का गारंटी, उस वस्तु की जवाबदारी सप्लायर की रहेगी, जो कंपनी उस ई-कॉमर्स को सप्लाई कर रही है उसकी जवाबदारी रहेगी। ई-कॉमर्स कंपनी की जवाबदारी बस उतनी ही रहेगी कि वह उस वस्तु को अपने ई-कॉमर्स साइट से हटा देगा अगर ख़राब पाया जाता है तब। ये क्या कहता है? ई-कॉमर्स रेगुलेशन कहता है। लेकिन अब जब ये अधिनियम आ गया है तो पूरी जवाबदारी किसको मिल गई? ई-कॉमर्स को। मतलब अब सामान कोई भी सप्लाई कर रहा हो, जवाबदारी ई-कॉमर्स कंपनी को लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सेवा महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है? इसकी परिभाषा आपको ढूंढ के लिखनी है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा से जुड़ा सेक्शन अधिसूचित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा के अंतर्गत मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवा, या जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर पेमेंट करते हैं आप, जैसे UPI हो गया, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, इतने सारे पेमेंट करते हैं आप, तो उसके संबंध में जो भी सेवा होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक सेवा कहते हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवा या पेमेंट से संबंधित सेवा जो होती है, ठीक है, मोटे मोटी तौर पे। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया क्या आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा से जुड़े भी प्रावधान इसके अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले के केस में ऐसा होता था कि अगर आपने केस फाइल कर दिया तो सारा निपटारा कौन करेगी? कंज्यूमर कोर्ट करेगी। लेकिन अब क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया जिसके विरुद्ध, जो सामान बेच रहा है उसके विरुद्ध, तो सबसे पहले वो कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट क्या करेगा कि दोनों को बैठाएगा। क्या आप अपने लेवल पे वो मुद्दा सेटल करना चाहते हैं? और अगर वो दोनों पक्षकार आपस में ही वो मुद्दा
सेटल करना चाहेंगे तो इसकी भी अनुमति प्रदान की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो क्या लिखा है, पक्षकारों के मध्यस्थता के जरिए निपटारे की अनुमति है। दोनों मिलकर सेटल कर सकते हैं कि भैया देखो सामान खराब था, आप मुझे इतना रुपए दे दो, अब बेचने वाला भी मान गया भैया ठीक है, तो निपटारा हो गया। पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो ये दो नए प्रावधान जो पहले नहीं थे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्य देखते हैं, देखते जाइए जल्दी से। अन्य तथ्य के तौर पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जैसे आप करते हैं, टेली शॉपिंग मतलब टीवी में जो दिखाता है आपको बहुत सारे नाप तोल, जैसे बात करूं मैं तो वो टेली शॉपिंग के अंतर्गत आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लिखना है कॉपी में परिभाषा मल्टी लेवल मार्केटिंग की। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब आजकल के जो आधुनिक बिजनेस देखते हैं, जैसे कोई एक कंपनी हो गई, वो अलग अलग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करती है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने अंदर बहुत सारे चेन बनाएंगे लोगों की, फिर वो जो लोग हैं उसके अंतर्गत काम करने वाले वो प्रोडक्ट बेचेंगे। मतलब इसका उदाहरण मैं दूं, एमवे के प्रोडक्ट देखिए, चेन बनाते जाते हैं लोग। अब हमारे नीचे जुड़ जाइए, आप और लोगों को जोड़िए तो आपके नीचे काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। फिर वो जो लोग आपसे जुड़े हैं वो भी अपने नीचे लोग जोड़ेंगे चेन के तौर पे, फिर से आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके के जो मार्केटिंग होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए जाते हैं, उसे कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। उदाहरण मैंने दे दिया एमवे जैसे था, है ना। सीधे खरीद के जरिए की जाने वाली सभी तरह की ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन इस अधिनियम में शामिल है। किसी भी प्रकार का लेन देन हो, सभी के सभी को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। पुराने अधिनियम में ऐसा नहीं था। पुराने अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं था, क्योंकि भैया वो अधिनियम कब आया था, 1986 में। तो उस समय ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का तो बात ही नहीं है, तो इस कारण वो प्रावधान नहीं थे। अब हो गया किसी भी प्रकार का लेन देन का, ठीक है। अन्य तथ्य देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। मोबाइल से अपनी शिकायत दर्ज कर दीजिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फिर सुनवाई भी हो जाएगी उसकी। जैसे कि हमको पता है कोविड-19 वाली सिचुएशन है, तो उसमें अगर आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत भी दर्ज कर दीजिए, और जो सुनवाई भी होगी शिकायत दर्ज करने के बाद वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया है। सारे प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भी एक स्थापना की गई है, जिसे CCPC कह रहे हैं, मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। परिषद मतलब काउंसिल। ये एक सलाहकारी निकाय होगा जो उपभोक्ता के संरक्षण के संबंध में या कोई केस आया है उसके संबंध में सलाह देगा, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट को, जिसकी अध्यक्षता उपभोक्ता मामले, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री करेंगे। मतलब वही जैसे अभी वर्तमान में रामविलास पासवान है, इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर CCPA का प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा चुने हुए कमिश्नर करेंगे। राज्य सरकार नहीं, जो भी सरकार होगी संबंधित, तो वह सरकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर करने वाले हैं इसकी अध्यक्षता। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री द्वारा, सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा, जो वर्तमान में रामविलास पासवान है। चलिए प्रावधान देखिए और क्या क्या प्रावधान है इस अधिनियम के अंतर्गत। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक, उपभोक्ता विवाद निवारण निकाय या आयोग, मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था, जैसे मध्यस्थता करानी है दो लोगों के बीच में, उसके लिए संस्थागत व्यवस्था, उत्पाद दायित्व, ये भी हमने देख लिया है, मिलावटी और नकली सामान का निर्माण अथवा बिक्री के लिए सजा का प्रावधान भी है। तो इतने सारे प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, लिख दिया मैंने, इतने सारे प्रावधान किए गए। मतलब अगर कोई मिलावटी या नकली सामान बेचा जा रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। एडल्टरेटेड अगर कोई सामान बेच रहा है तब, ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ एक बार और ध्यान रखिएगा, भ्रामक विज्ञापन अब करने वाले और उसको प्रस्तुत करने वाले दोनों पे भी केस होगा और उन पे फाइन लगेगा। मतलब जैसे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर भ्रामक विज्ञापन आते हैं, ठीक है, तो जो विज्ञापन बना रहा है उसके संबंध में भी केस होगा, ठीक है, उसको दंड मिलेगा। और जो सेलिब्रिटीज़, जो एक्टर, जो क्रिकेटर इस ऐड को कर रहे हैं जो भ्रामक हो, तो दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़, 5 लाख तक के मामलों को दर्ज करने के लिए कोई शुल्क लगेगा। उसके ऊपर अगर 5 लाख से अधिक के मामले हैं तो उसके लिए कुछ शुल्क जमा करना होगा उपभोक्ता को, ठीक है।
आखिरी तथ्य देख लीजिए, राज्य आयोग द्वारा हर 3 महीने में लंबित मामलों की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। देखिए यह कहा गया है कि एक और चीज़, ये क्यों लाया गया, तो इतनी सारी बातें नई ऐड की गई है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जल्दी न्याय देने के लिए, उपभोक्ता को जल्दी न्याय देने के लिए भी यह अधिनियम लाया गया है। ठीक, जैसे पुराने के अधिनियम की बात करें तो उसमें न्याय आते आते तक औसतन 11 से 12 महीने का समय लग जाता था, ऐसा पाया गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद या शिकायत का निपटारा 1.5 से 2 महीने में कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे अधिक लग रहा है समय, ठीक है, मतलब 3 महीने से अधिक का समय लग रहा है, तब उसकी जानकारी केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी कि लेट क्यों हो रहा है, उसका कारण बताने सहित। और अधिकतम समय सीमा 5 से 5.5 महीने दिया गया है कि उसमें आपको विवाद का निपटारा जो उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित है कर दिया जाना है। मतलब अधिकतम लिमिट है, समय सीमा 5, 5.5, 6 महीने। ठीक है, तो इतनी सारी नई बातें की गई है, मतलब पूरी तरीके से उपभोक्ता को संरक्षण देने की बात कही गई है, उपभोक्ता के हित की बात कही गई है। दोस्तों जितनी भी बातें मैंने बताई है अच्छे से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारी बातें मैंने आपको बता दी इसके अंतर्गत साधारण शब्दों में। चलिए मिलते हैं, ऐसे ही टॉपिक हम बीच बीच में देखते जाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।